Yesterday we had discussed some of the types of sentences that were simple sentences, compound sentences, complex sentences and compound complex sentences. और उनका अल्टीमेट पर्पस क्या था कि हम सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को सीख सके कि सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है, सेंटेंस को एक्सटेंड कैसे किया जाता है। यूजुअली हमारे पास क्या होते हैं, हमारे जो सिंगल यूनिट आइडियाज होते हैं, अगर हम उन सिंगल यूनिट आइडियाज यानी सिंपल सेंटेंसेस को हम टाइम एंड अगेन उसी तरह लिखते रहे तो हमारे पास जो होता है वो रिपीटिशन ऑफ द आइडियाज या रिपीटिशन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे जो एग्जामिनर होते हैं वो एग्जामिनर हमें अच्छे मार्क्स नहीं देते। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द रीजंस कि व्हाई डोंट वी गेट गुड मार्क्स इन आवर रिटर्न। सो दिस इज फर्स्ट रीजन कि हमारे पास जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटीज या हमारे पास जो ग्रुपिंग्स होती हैं मुख्तलिफ सेंटेंसेस का वो हम यूज नहीं करते। हम हमारा एक ही स्टाइल होता है, कहीं पर हम कंपाउंड को बहुत ज्यादा चेंज कर लिखते हैं, कहीं पर हम कॉम्प्लेक्सेस को लिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने इनकी जो मिक्सचर है उनको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, जैसे सिंपल सेंटेंसेस हुए उसी तरह कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं कि दो आइडियाज होते हैं, इक्वल आइडियाज होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और इनको आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसको आपने फैन बॉयज कहा था, आप उनसे कनेक्ट करते हैं। वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, दोनों अकेले स्टैंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और बाकी मल्टीपल डिपेंडेंट क्लॉजेज आप उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और वो जो डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं इसी एक आइडिया के, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जरिए से जो है ना कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या करते हैं, उनमें मल्टीपल आइडियाज भी होते हैं और उनकी डिटेलिंग भी होती है, जो कल आपके सामने मैं सारे एक्सप्लेन की। ठीक है, तो देखिए हमने एक सेंटेंस की हमने पहले वर्ड पढ़ा कि व्हाट इज वर्ड, वर्ड के बाद फिर हम सेंटेंस की तरफ गए, सेंटेंस के बाद फिर हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस की तरफ गए। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो पैराग्राफ का है। ठीक है, क्योंकि हमारे जब हमारी बेसिक्स स्ट्रांग होंगी, हमेशा याद रखें, चाहे अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियों से नवाजे, अल्लाह पाक आप लोगों के तमाम मुश्किलात को आसान करे, लेकिन याद रखिए कि जिस जिस जगह पर भी आप जाएं, आई सजेस्ट, मेरा जो जितना भी टीचिंग एक्सपीरियंस 15-16 साल का रहा है, मैं हमेशा आ, अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाना है। अगर आप उनको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं लेकर जाएंगे तो कभी भी वो चीज़ों को नहीं समझेंगे। तो यही जैसे आपके सामने मैं क्लास में बिल्कुल मैं आपको उसी क्लास की तरह डील कर रहा हूँ कि आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाएं, ताकि स्टूडेंट्स को लर्निंग में आसानी हो। जब आपको अलिफ बे पे ते टे से पढ़ना आ जाता है, ABC आ जाता है, तो आगे आपके पास तमाम चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो हम अभी पैराग्राफ की तरफ पहुंचे। उस इस पैराग्राफ के बाद फिर हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर बॉडी पैराग्राफ, फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ और फिर ओवरऑल ऐसे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आप अभी लिखना चाह रहे हैं पैराग्राफ। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो पैराग्राफ की तरफ होगा कि हम लोगों ने पैराग्राफ में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लानिंग योर पैराग्राफ। सबसे पहले आपने पैराग्राफ को याद रखे, जिस तरह सेंटेंस एक आइडिया होता है, एक सिंपल सेंटेंस 1 यूनिट आइडिया होता है, इसी तरह कोई भी पैराग्राफ जो होता है वो एक आइडिया पे बेस करता है। ठीक है, मतलब ये होता है कि उसमें आपने कोई भी पॉइंट लिखना है तो वो पॉइंट सारा एक ही आइडिया के इर्द गिर्द सर्कुलेट करना होगा। तो जब आपने पैराग्राफ लिखने के लिए बैठना है तो सबसे पहले आपने प्लान करना है पैराग्राफ का कि भाई डिटरमाइन द पर्पस। ठीक है, कि आप पैराग्राफ क्यों लिख रहे हो, किस बारे में लिख रहे हो। आया आप उसके एडवांटेजेस लिख रहे हो, आप उसके डिसएडवांटेजेस लिख रहे हो, आप उसके फंक्शनलाइजेशन लिख रहे हो, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर लिख रहे हो, आप किस चीज पर लिखना चाह रहे हो। आप सोशल इश्यूज पर लिखना चाह रहे हो, आप पॉलिटिकल इशू पर लिखना चाह रहे हो, आप किसी होप के ऊपर लिखना चाह रहे हो, आप एजुकेशन के ऊपर लिखना चाह रहे हो, आप रिलीजन के ऊपर लिखना चाह रहे हो। तो सबसे पहले आप कोई भी पैराग्राफ लिखना चाहें तो उस पैराग्राफ लिखने के लिए आपने अपने पर्पस को डिफाइन करना होगा। ठीक है, कि जब आप पर्पस को डिफाइन करेंगे तो उसके बाद आपको आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। फॉर एग्जांपल आपने रिलीजन के बारे में लिखना है तो आपने अपना मेन थीमेटिक एरिया सिलेक्ट कर लिया। आगे जाकर मैं आपको थीमेटिक एरियाज भी दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से थीमेटिक एरियाज पर काम किया जाता है, किस तरीके से आपने अपना जो बैंक है जिसमें आपने
एरियाज को कलेक्ट कंडक्ट करना है, आपने अपना डेटा कलेक्ट करना है, आपने अपने स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट करने हैं, तो वो आप किस तरह करोगे, ठीक है। तो वो ऐसे का है, इस वजह से फिल वक्त हम पैराग्राफ तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को। तो आपने जब मेन आइडिया, आपने जब अपने मेन टॉपिक को सेलेक्ट कर लिया, थीमेटिक एरिया को सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया और पर्पस ऑफ योर पैराग्राफ, के आप किस, देखिए आप रिलीजन है, रिलीजन के किस पर्सपेक्टिव में लिख रहे हैं, आप एजुकेशन है, एजुकेशन के किस पर्सपेक्टिव में लिख रहे हैं, आप फॉर्मल एजुकेशन पर लिख रहे हैं, आप इनफॉर्मल एजुकेशन पर लिख रहे हैं, आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर लिख रहे हैं, आप एजुकेशन में अपनी स्ट्रेंथ्स को लिख रहे हैं, आप एजुकेशन की वीकनेसेस को लिख रहे हैं, आप डेमोक्रेसी पर लिख रहे हैं, आप डेमोक्रेसी की एवोल्यूशन पे लिख रहे हैं, आप डेमोक्रेसी के फेलियर पर लिख रहे हैं, ठीक है। आप किस बारे में लिख रहे हैं, तो आप सबसे पहले, क्योंकि आपको क्या होता है यहाँ पर जब राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको कोई भी टॉपिक नहीं दिया गया, ठीक है। ये आप अपनी सेल्फ हेल्प कर रहे हो, तो आप अपना टॉपिक भी खुद सेलेक्ट करोगे और आप उस पर लिखने का काम भी खुद करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपने तो अपना पॉइंट अपने मर्जी से सेलेक्ट कर लिया कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट, ठीक है। यस, आई विल बी गिविंग यू आउट, आई विल बी गिविंग यू आउट, ठीक है। सबसे पहले आपको टॉपिक मिला, टॉपिक के आपने मेन मेन टॉपिक मिला, मेन टॉपिक में आपने कोई मेन आइडिया सेलेक्ट किया कि मैंने इसके बारे में आइडिया लिखना है, ठीक है। सबसे पहले अभी आपने क्या करना है, डेवलप अ टॉपिक सेंटेंस। याद रखें, आगे जाकर मैं इसको प्रैक्टिकली सारा आपको बताऊंगा। डेवलप अ टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस में याद रखें कि create a clear and concise topic sentence that, क्या लिखा है, that sets the tone for the paragraph। मेरे सामने वो एक स्क्रीन पर एक लाइन आती है, यू आर स्क्रीन शेयरिंग, तो इसकी वजह से मुझे कोई एक आध सेंटेंस पूरी तरीके से पढ़ने में मुश्किल होती है, ठीक है। तो क्रिएट अ क्लियर एंड कंसाइज टॉपिक सेंटेंस, आपने कोई एक सेंटेंस लिखना है, कोई ऐसा सेंटेंस लिखना है कि वो आपके पूरे पैराग्राफ के मेन टोन को सेलेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर, सिर्फ हम सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, इस वजह से मैं कहता हूं कि आर यू सेटिस्फाइड विद द ऑन गोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो आपसे सवाल, आपसे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे या आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा कि आर यू सेटिस्फाइड विद द ऑन गोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ पाकिस्तान। आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया या मैंने आपको एक टॉपिक दिया, तो आपने क्या करना है, एक टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है, याद रखें इसको आपने थीसिस स्टेटमेंट से कलेक्ट नहीं करना, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट कभी हम नहीं पहुंचा, हम टॉपिक सेंटेंस की बात कर रहे हैं। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो पैराग्राफ के स्टार्ट में आता है यूजुअली। दूसरा क्या होता है, उसमें आप अपने रीडर को, आप अपने एग्जामिनर को डायरेक्टली ये बताते हो कि आपका स्टांस क्या है इस पॉइंट पे। जैसे मैंने आपको टॉपिक दिया क्या, कि आर यू सेटिस्फाइड विद द ऑन गोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ पाकिस्तान, तो आप कहते हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग इन योर चैट बॉक्स, ठीक है, अनडाउटेडली द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप of Pakistan is performing extraordinary and people are greatly influenced by its service delivery with, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने ये एक सिंपल सेंटेंस लिखा एक मिसाल के लिए, ठीक है, कि अनडाउटेडली द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ पाकिस्तान इज परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड पीपल आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सर्विस डिलीवरी। अभी आपने ये बताया कि आप, देखिए ये आपका एक क्या हुआ, ये आपका एक टॉपिक सेंटेंस हुआ। टॉपिक सेंटेंस आपका स्टांस बताता है कि वेदर यू एग्री टू अ स्टेटमेंट और यू डू नॉट एग्री।
जरूरी नहीं है आपके पास जो टॉपिक आए आप उससे एग्री करो, आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हो। अभी ये देखिए, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस आपको क्या बता रहा है कि क्या मैं पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को लाइक कर रहा हूँ या डिसलाइक कर रहा हूँ? आप जरा मुझे बताएं, चैट बॉक्स में मुझे बताएं, क्या मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं इसको नेगेट कर रहा हूँ? ओके, आई एम सपोर्टिंग इट। देखिए मैं इसको क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहला सेंटेंस एग्जामिनर को बता रहा है कि ये इजाज ने जो भी आगे लिखना है वो इसकी सपोर्ट में लिखना है। तो मेरा टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ में जब आप टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं तो आप अपना क्लियर स्टांस बताते हैं। आपने एग्जामिनर को इधर उधर नहीं घुमाना, आप उसको क्लियरली बताते हो कि यार इधर यू आर गोइंग टू सपोर्ट इट और यू आर गोइंग टू नेगेट इट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक, ज्यादातर जो हमारा जो टॉपिक सेंटेंस होता है, याद रखें कि ये सिंपल फॉर्म में नहीं होगा, ये सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। इसी तरह आपका जो थीसिस स्टेटमेंट भी आगे जाकर हम पढ़ेंगे, तो ये आपका जो है ना सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, ये याद रखना कि कभी भी सिंपल सेंटेंस नहीं लिखना। इट शुड बी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर आपके आइडियाज, याद रखें कि जब आप बहुत ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखते हो, बहुत छोटे सेंटेंसेस भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत लंबे सेंटेंसेस भी यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो कल मैं आपको आखिर में पढ़ा रहा था, वो अक्सर मैं नहीं पढ़ाता। वो इस वजह से नहीं पढ़ाता क्योंकि जब आप स्टूडेंट को बहुत ज्यादा ऑप्शन दे देते हो कि यार आप अपने सेंटेंसेस को अपने मर्जी से बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग करते हो, तो अक्सर सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग करने की वजह से, एंड लगाने की वजह से, बिकॉज लगाने की वजह से आप अपने सेंटेंसेस को इतने बड़े कर देते हो कि आपके हाथ से आपके आइडिया का कंट्रोल निकल जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप लिखना क्या चाह रहे थे और आप कहाँ निकल गए हो। ठीक है, तो इस वजह से ज्यादा कोशिश ये करें कि जो आपका जो टॉपिक सेंटेंस होगा वो या तो कंपाउंड सेंटेंस हो या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो। ठीक है, तो आपने कोई भी एक ऐसा सेंटेंस लिखना है जिससे आप एग्जामिनर को क्या बताते हो, आप एग्जामिनर को ये क्लियर कट स्टांस दे देते हो कि आप इस टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हो या इस टॉपिक को निगेट कर रहे हो। ठीक है, आई होप टॉपिक सेंटेंस इज क्लियर। बाकी समी, इज माई वॉइस ऑडिबल? अगर आपको आवाज आ रही है, बाकियों को आ रही, तो शायद फिर आपके अपने मोबाइल का, वो मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, चैट बॉक्स में मैसेज के तौर पर लिखा है मैंने आप लोग के लिए। ठीक है, शायस्ता आप देखें आपके मोबाइल के वॉइस वॉल्यूम वगैरह कम होगा। ठीक है, बाकी सबको आवाज आ रही है। तो सबसे पहला ये आपका हुआ टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस में क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस में आप अपना स्टांस क्लियरली बताते हो एग्जामिनर को कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो या निगेट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप गोल गोल घुमा के बात करोगे, एग्जामिनर वही बोलेगा, वो एक मीम जो है वो यही कहेगा कि आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो इस वजह से आपने टॉपिक सेंटेंस क्लियर कट लिखना है, आपने एग्जामिनर को सीधा सीधा बताना है कि यार आप उसमें, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो या आप उसको निगेट कर रहे हो। ठीक है, सेकेंडली, बाकी सबको आवाज आ रही है शायस्ता, आप अपने माइक्रोफोन वगैरह को चेक करें। सेकेंडली, अभी आपने क्या करना है, आपने एक पैराग्राफ लिख लिया, आपने एक टॉपिक सेंटेंस लिखा। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस को जब आप अभी पैराग्राफ लिखना शुरू करते हो, आपने अपने माइंड में अपना टॉपिक सेंटेंस भी बना लिया, आपने उसको लिख लिया, आपने उसको अच्छा खूबसूरत कर लिया। ठीक है, कि उसमें कोई गलती ना हो। राइटिंग योर पैराग्राफ, अभी हम राइट लिखने, यहां तक आपने प्लान किया, इस दो स्टेप्स में आपने प्लान किया कि यार ये मेरा टॉपिक है, ये उसका सब टॉपिक है, और ये मेरा टॉपिक सेंटेंस होगा। ठीक है, यहां पर आपने उसकी प्लानिंग कर दी। अभी हम जा रहे हैं लिखने की तरफ। सो द वेरी फर्स्ट, राइटिंग योर पैराग्राफ, सपोर्ट योर टॉपिक सेंटेंस। अभी आपने क्या करना है, आपने अपने टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करना है। उसको सपोर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, देखो कंस्ट्रक्शन कैसे होती है एक पैराग्राफ की। आप उसके इस एक टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए आप मुख्तलिफ एविडेंस लिख सकते हो, हिस्ट्री से आप सपोर्ट हासिल कर सकते हो, आप उसको सबूत देते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि the administrative setup of Pakistan has been performing extraordinary and people are greatly influenced by its service delivery since, according to the latest survey of global survey या लोकल सर्वे, कोई भी आप उसका रेफरेंस दे सकते हो कि 60% of the Pakistanis have responded that Pakistan is going towards the development. Secondly, आप उसको सपोर्ट कर देते हो कि
service delivery has been quite fruitful, as we can see that the literacy rate of Pakistan, which was before 57%, has surged to 68% according to latest reports. तो आपने क्या कर दिया, आपने अपने उस टॉपिक सेंटेंस को किसी एविडेंस के जरिए से आपने उसको सपोर्ट किया। इसी तरीके से आप एग्जांपल्स दे सकते हो। एग्जांपल्स ये दे सकते हो कि पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इसलिए अच्छी राह पे गामजन है बिकॉज वी कैन सी दैट रिसेंटली एफबीआर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज कलेक्टेड ह्यूज taxes from the people of the Pakistan, and it has also controlled inflation, ठीक है, and it has brought numerous people in the tax net that has improved the GDP and GNP of पाकिस्तान। तो आपने क्या किया, आपने एग्जांपल्स दे दी। इसी तरीके से आप एनेक्डोट्स भी दे सकते हो। एनेक्डोट्स क्या होते हैं कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से 27 टू 29 ग्लोबल मेजर्स दिए गए कि आप इसको पूरा करें, और पाकिस्तान ने अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकालकर व्हाइट लिस्ट में ले आया, और वो जो ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप कंपैरेटिव एनालिसिस देते हो। आप ये भी कह सकते हो कि सिंस पाकिस्तान सिंस एज एज फॉर एज एग्जांपल्स भी दे सकते हो। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि श्रीलंका which was one of the developing nations that failed in coronavirus, ठीक है, in the during COVID-19, and had fall prey to default, but Pakistan had played extraordinary efforts in its administrative reforms that has saved itself by getting default. Secondly, it has also improved its law and order and have taken out the people out of this पेंडेमिक। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपने कंपैरेटिव एनालिसिस दे दिया कि भाई श्रीलंका जिसकी जीडीपी हमसे ज्यादा है, जिसका फॉरेन रिजर्व्स हमसे ज्यादा है, वो जो है ना इस वक्त में इस ऐसी कंडीशन में जब मुल्क बहुत ज्यादा खतरों से दो चार था, उन्होंने वो डिफॉल्ट हो गए। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने आप को उस पेंडेमिक से बाहर निकाला, बल्कि उसके साथ साथ अपने आप को डिफॉल्ट होने से भी निकाला, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करते हुए अपने 27 और 29 टर्म्स को पूरा करते हुए अपने आप को ब्लैक लिस्ट से बचाकर ग्रे लिस्ट और ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में लेकर आए। तो आपने क्या कर दिया, अभी आप उसको क्या करते हो, सपोर्ट कर रहे हो। तो याद रखना, आपने जो टॉपिक सेंटेंस होता है, टॉपिक सेंटेंस को आप एविडेंस के जरिए से भी सपोर्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री की कोई एविडेंस, किसी किताब की एविडेंस, किसी आर्टिकल की एविडेंस से, कोई एग्जाम्पल से आप उसको जो है ना सपोर्ट कर सकते हैं। आप कोई एनेक्डोट से इसको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर याद रखें यहां पर आपने ट्रांजिशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल करना होता है। ट्रांजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं कि कनेक्ट योर वन आइडिया विद द ट्रांजिशनल फ्रेजेस टू क्रिएट स्मूथ फ्लो। ट्रांजिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आपके एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट किया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस को आप दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करते हो, तो उसमें कभी कभार आपने जिस तरह मैंने आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको मैंने कनेक्टर्स का बताया, ठीक है, जिस तरह कंजंक्शंस का बताया, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशनल फ्रेजेस आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है मोर ओवर। एक एग्जांपल आपने दे दी, उसके बाद आप आगे जाना चाहते हैं, आप मोर ओवर लिखते हो। ठीक है, आपने मोर ओवर लिखा, चैट बॉक्स में मैंने आपके सामने मोर ओवर लिख दिया। ठीक है, मोर ओवर पाकिस्तान हैज आल्सो, अभी एक पॉइंट तो आपने बता दिया कि ठीक है, चाइना पाकिस्तान ने जो है ना वो पेंडेमिक को कंट्रोल किया, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए से नहीं। मोर ओवर पाकिस्तान हैज इम्प्रूव्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सोशल स्टेबिलिटी बाय इम्प्रूविंग इट्स स्टैंडर्ड इन जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ठीक है, इन एडिशन पाकिस्तान हैज आल्सो जनरेटेड इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो आप क्या कर रहे हो, देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, तो एक पॉइंट को या एक सेंटेंस को या एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ, आइडिया तो बेसिकली आपका एक ही है क्योंकि पैराग्राफ इज अ सिंगल यूनिट आइडिया, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए जो आप चीजें यूज कर रहे हो वो कनेक्टर्स, लाइक फॉर एग्जांपल मोर ओवर, फर्दर। ठीक है, ये आगे जाकर मैं सारी आपके साथ शेयर करूंगा। फर्दर मोर, अच्छा, इसके बाद फुल, इन सब एडिशन, इन सब के पास कॉमा जरूर है। ठीक है, इन एडिशन,
इस किस्म के हमारे पास ये सारे क्या होते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं। अगर आपने पॉजिटिविटी में जाना है तो आप इन्हीं को इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन सिमिलरली यस, अगर आपने कंट्रास्ट में जाना होता है, फॉर एग्जांपल आप अनलाइकली कह सकते हो, ठीक है। यस आई विल बी राइटिंग, ये आगे सारे आ रहे हैं ना प्रैक्टिकली, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें सारे मैं आपको दिखाऊंगा। इस वजह से मैं यहाँ पर मैंने नहीं लिखे आगे, पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में ही आप देखेंगे मैं आपको इन सबको एक एक चीज को जो है ना हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आया। फिर वेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर, यहां पर याद रखिए 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए, बल्कि 4। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना टॉपिक सेंटेंस बनाना है। उस टॉपिक सेंटेंस को आपने सपोर्ट करना है एग्जाम्पल से, एविडेंस से, एनेक्डोट से। उसमें उन एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस जब आप लिखेंगे या ट्रांजिशनल वर्ड्स का आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। कि आप बताते जाओ कि यार ये चीजें उसमें फिल वक्त हम चूंकि एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो इसलिए आप इन्हीं को आप यूज करते हैं। वेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मिक्स शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंसेस टू क्रिएट सेंस ऑफ रिदम। कि जब आप बार बार, जो पहले भी मैंने आपको कहा कि आपने पैराग्राफ में लिखते हुए आपने मिक्सचर ऑफ सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, ताकि आपके सामने आपका जो एग्जामिनर है वो बोर ना हो और उसमें एक रिदम, एक फ्लो आता रहे। आई होप राइटिंग पैराग्राफ में जो 3 चीजें मैंने आपको बताई ये क्लियर है। इज इट क्लियर? ड्रॉप में यस ताकि हम आगे जाए। ओके, नाउ रिवाइजिंग योर पैराग्राफ, ठीक है। आपने लिख लिया आपने पूरा पैराग्राफ। पैराग्राफ को चेक करने के लिए आपने कुछ चीजों को मजीद देखना है, ठीक है। चेकिंग फॉर क्लैरिटी। आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसको आप सबसे पहले एग्जामिनर खुद होते हो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर एक दोस्त हैं, ठीक है, मेरे काफी अच्छे दोस्त है, तो वो कहते हैं कि जब मैं पैराग्राफ लिखता हूँ या मैं जब ऐसे लिखता हूँ, मैं जब उसको दोबारा पढ़ता हूँ तो मुझे जब वो खुद इंस्पायरिंग नहीं लगता तो मैं उसको अक्सर जो है ना कट कर जाता हूँ। तो क्या होता है कि वो उसको पता चल जाता है कि यार अगर ये मेरी नीड्स को या मुझे सेटिस्फाई नहीं करा तो एग्जामिनर को ये कैसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपने जो पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ को लिखने के बाद आप उसको पढ़ते हो ताकि आपको पता चले कि इंश्योर योर पैराग्राफ क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आप इस चीज की यकीन दहानी करें कि आपने जो चीजें लिखी हैं वो आपके एग्जामिनर को समझ में आएंगी या नहीं आएंगी, उसके लिए आसान है या नहीं है, क्या आपने बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें तो नहीं लिखी। अगर बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें लिखी हैं तो अगर आपको वो मुश्किल लग रही है तो एग्जामिनर को तो जरूर मुश्किल लगेंगी, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल वर्ड्स आपके एग्जामिनर के नहीं है। क्या आपने बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस तो नहीं लिखे, क्या आपने बहुत ज्यादा खींचा तो नहीं है उनको। अगर आपने इस तरह की चीजें लिखी होंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके सेंटेंस में, आपके पैराग्राफ में क्लैरिटी का मसला है और आपको ये मसाइल दरपेश हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये आप एग्जामिनर, सबसे पहले एग्जामिनर आप खुद होंगे। दूसरा, चेक फॉर कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है? कोहेरेंस कहते हैं कि किस तरीके से एक रिदम में एक चीजें चल रही हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि जो कनेक्टर्स का मैंने आपको कहा, ठीक है, जो आपके सामने ये पीछे मैंने आपको बताया कि आप ट्रांजिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वो आप देखेंगे कि क्या एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्या एक पॉइंट को मैंने दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है। जब ये कनेक्शंस आप देखते हैं कि आपने कनेक्टर्स लगाए हुए हैं, एक पॉइंट आपका दूसरे पॉइंट को सपोर्ट भी कर रहा है और कनेक्ट भी है, तो उसे हम कोहेरेंस कहते हैं, ठीक है। मेक श्योर योर आइडियाज आर लॉजिकली कनेक्टेड, यानी आपने ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया हो, फॉर एग्जांपल आपने उसके एडिशन में लिखा हो, लेकिन अगर आप लिखो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप लेट मी राइट इट हियर ऑन द स्क्रीन। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं पाकिस्तान हैज played its role in refining the life standard of its citizen। अभी देखिए मैंने एक सेंटेंस तो आपके सामने लिख लिया, अभी दूसरा सेंटेंस मैंने इसको सपोर्ट ही करना है। लेकिन अगर मैं वहां पर लिखूं फॉर एग्जांपल अनलाइकली, या मैं लिखता हूं कन्वर्सली, ठीक है, ये चीजें जब मैंने लिखी तो ये क्या होता है, अगर आपने पिछले सेंटेंस को सपोर्ट करना है
और आप ये लिख इस तरह के ट्रांजिशनल वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो, आप लिखते हो फॉर एग्जांपल इट हैज आल्सो इम्प्रूव्ड इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, अभी आपने सपोर्ट करना है, पहले सेंटेंस को आप सपोर्ट करना चाह रहे हो, लेकिन अगर आपने इस तरह के ट्रांजिशनल वर्ड्स लगाए हैं, ठीक है, ये अनलाइकली या कन्वर्सली जो कि नेगेटिविटी को शो करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका एग्जामिनर ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है कि यार इसने जो भी लिखा है वो गलत लिखा है, इसका जो इसने जो ट्रांजिशनल वर्ड यूज किया वो ट्रांजिशनल वर्ड ही गलत है। इंस्टेड यहां पर क्या लगाओगे आप, मोर ओवर, क्योंकि आप अपने पिछले आइडिया को क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। तो जब आपने ये मोर ओवर लगाया तो ये सेंटेंस कनेक्ट हुआ आपके पिछले सेंटेंस के साथ। तो इस तरह आपने कोहेरेंस को चेक करना है कि आप जब एडिशन में जा रहे हो, आप उसकी सपोर्ट में जा रहे हो, तो आपने खास, वो मैं पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा आपके ग्रुप में, आप खास ट्रांजिशनल वर्ड्स लगाओगे। आप उसके अपोजिट जाओगे तो उसकी जो है ना अपोजिट में, आइडिया के अपोजिशन में जाओगे तो अपोजिशन के अलहदा जो है ना वो ट्रांजिशनल वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए ट्रांजिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ताकि वो आपके पूरे पैराग्राफ में आपके कोहेरेंस को शो करता है। ठीक है, और तीसरी चीज जो आपने चेक करनी है, आप अपने ग्रामर और पंक्चुएशंस को देखेंगे। ठीक है, कि यार आपका अगर आपने जो पैराग्राफ लिखा है, अगर वो उसमें पैराग्राफ उसमें ग्रामर का कोई गलती नहीं है या फिर पंक्चुएशन की कोई गलती नहीं है, तो आपका पैराग्राफ अच्छा पैराग्राफ होगा। अगर ये तीनों चीजें उसके अंदर मौजूद है, क्लैरिटी भी है, कोहेरेंस भी, और कोई ग्रामेटिकल एरर भी नहीं है, तो उसमें कोई गलती। अभी देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा ना, पाकिस्तान हैज प्लेड इट्स रोल इन रिफाइनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन मोर ओवर। अभी मोर ओवर के बाद मैंने कॉमा नहीं लगाया, तो ये जो है ना एग्जामिनर इस छोटी छोटी चीजों को नोट करता है और उसको पता चल जाता है कि यार इसने तो कॉमा लगाया ही नहीं है। कॉमा नहीं लगाया इसका मतलब इसको पता ही नहीं है, और वो आपका आपकी जो है ना उस पर नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है और वो आपके मार्क्स को कट करता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप फुल स्टॉप है, कहीं पर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, ठीक है, और आप दूसरे आपने कैपिटलाइज शुरू कर दिया, तो आपका आपका ये एक ब्लंडर है। तो आपने क्या करना होता है, आपने ऐसे सेंटेंसेस लिखने होते हैं, आपने पैराग्राफ में ऐसी चीजें, इन तमाम चीजों को चेक करना होता है जिससे आपके एग्जामिनर को पता चलता है कि यू हैव रिटन समथिंग गुड और समथिंग बैड। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी कि आपने लिखना किस तरह, प्लान किस तरह करना है, लिखना किस तरह, और उसको रिवाइज किस तरह करना है। क्लियर? आपका एक यस मुझे बताएगा कि अगर चीजें क्लियर है। ओके, फिर इसमें एडिशनल चीजें भी हैं। ठीक है, यूज एक्टिव वॉइस, कोशिश करें कि एक्टिव वॉइस चीजें, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी में अगर आपको ग्रामर नहीं आता तो कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को सिंपल रखें, मेक योर राइटिंग मोर इंगेजिंग विद एक्टिव वॉइस। ठीक है, आप एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस लिखें, या आप ऐसी चीजें लिखें, ग्रामेटिकल ग्रामर की ऐसी चीजें लिखें, या इंग्लिश की ऐसी चीजें लिखें जो कि बिल्कुल सीधी सीधी चीजें हैं। ठीक है, आप उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका एक पैराग्राफ देखें, जब आप पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं, आप 10 15 20 पैराग्राफ लिखते हैं, तो आपकी जब सिंपल चीजें उनसे गलतियां निकल आती हैं, यार ये गलतियां इनकी निकल आई, फिर आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, एड डेप्थ एंड इंटरेस्ट टू योर पैराग्राफ बाय डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का मतलब है कि आप उसको डिटेलिंग दे, आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे। मिसाल के तौर पर आप कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो एग्जाम्पल्स को आप डिटेल दें। फॉर एग्जाम्पल आपने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दैट हैड गिवन सम ऑफ द ऑस्टेरिटी मेजर्स टू पाकिस्तान। ठीक है, आपने क्या किया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में आपने एक जुमला, आपने कॉमा लगाकर आपने उसकी एक डिटेलिंग कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान विच रैंक्स फर्स्ट इन द ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, या बलूचिस्तान दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट provinces in terms of geography is playing its role in developing the administrative setup of Pakistan। आपने क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन दे दी कि जिस जो नॉलेज आपके पास मौजूद है कोशिश करें उसको इनकॉर्पोरेट करें। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उन्होंने कोलू का एक स्टूडेंट है फरमान, उन्होंने सुबह मुझे कहा कि सर मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है ना नॉलेज, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज उसी वक्त आपके पास आती है जब आप उनको इनकॉर्पोरेट करना सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसकी डिटेलिंग करनी होती है। ठीक है, कीप इट कंसाइज। जब आपके पास लगे ना कि आपके पास आइडियाज ज्यादा आ रहे हैं, पैराग्राफ में हमेशा याद रखना, पैराग्राफ में एक आइडिया डिस्कस करना है। अगर आप एक आइडिया के बाद आप कोई दूसरा आइडिया लेकर आए, मिसाल के तौर पर
आप एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसमें डिसएडवांटेजेस शामिल कर दिया आपका पैराग्राफ किया। अगर आपने उसकी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, उसमें आपने नेगेटिविटी को शामिल कर दिया आपका पैराग्राफ किया। कीप इट कंसाइज, मुख्तसर रखें। फोकस ऑन वन मेन आइडिया एंड कीप योर पैराग्राफ कंसाइज। कि पैराग्राफ छोटा लिखें बेशक, लेकिन उसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें ना लिखें। लेकिन अगर आपने इस लालच में आ गए कि आपने पैराग्राफ को बहुत लंबा चौड़ा लिखना है, ठीक है, आपने उसमें मजीद एडिशन करनी है, बहुत सारी चीजों का इजाफा करना है, तो फिर आपका पैराग्राफ गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टिप्स हैं कि किस तरीके से आपने प्लान करना है अपने पैराग्राफ को, किस तरीके से आपने उसको रिवाइज करना है, और किस तरीके से आपने उसकी फर्स्ट चेकिंग खुद करनी है। तो दीज वर सम ऑफ द टिप्स। अभी मैं आपके सामने एक पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ को आप देखें ताकि आपको मजीद क्लियरिटी आ जाए। एजुकेशन पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, क्योंकि हो सकता है आपके पैराग्राफ में, नाउ जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, एजुकेशन इज द की टू अनलॉक। पहले आप इस तरह करें, आपके पास 1 मिनट है, आप इस पैराग्राफ को जल्दी से पढ़े, गौर से पढ़े, 2-3 दफा पढ़े, 1 मिनट है आपके पास सिर्फ। ठीक है, पढ़ लिया एक बार आपने? जब एक बार पढ़ ले तो मुझे यस ग्रुप में भेजें, ताकि मैं इसको फिर डिटेलिंग इसकी कर सकूं। Okay, now just check it out. I'll read. Education is the key to unlocking human potential. अभी देखिए, मैं आपके सामने क्या पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना टॉपिक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एजुकेशन इज द की टू अनलॉकिंग ह्यूमन पोटेंशियल, फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड ड्राइविंग इनोवेशन। ये मेरा टॉपिक सेंटेंस आया, जिसमें मैंने ये बताया कि भाई एजुकेशन जो है ना बहुत फायदेमंद चीज है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इंसान के पोटेंशियल को अनलॉक करता है, इंसान के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, और उसके अंदर जो इनोवेशन होता है, ठीक है, उसको भी मजीद तरक्की देता है। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, ये टॉपिक सेंटेंस हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले आपने बनाना है एक टॉपिक सेंटेंस। सो दिस यू मेड द टॉपिक सेंटेंस। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने जितना भी आगे चीजें लिखनी है, वो सारी इसकी डिटेल्स में लिखनी है, इसी को सपोर्ट करनी है। लाइक अभी देखिए किस तरह, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर देखिए, मैंने आपको बताया था ना, आपने डिटेलिंग में आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, आप एविडेंसेस भी दे सकते हो, आप एनेक्डोट भी दे सकते हो। तो मैं क्या दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस, कंट्रीज दैट प्रायोरिटाइज एजुकेशन सच एज फिनलैंड एंड सिंगापुर। अभी मैं फिनलैंड और सिंगापुर की एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें आप देखिए पंक्चुएशन भी कॉमा, हैव सीन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। आपने पहला एग्जांपल दिया कि जैसे कि फिनलैंड और सिंगापुर, जिन्होंने इकोनॉमिक एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया, उसको तरजीह दी, उन्होंने अपने इकोनॉमिक लाइफ में और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा तरक्की देखने को उनको नजर आई है। फिनलैंड इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट नेशन, सिंगापुर इज वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट नेशन। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ये आपने पहला उसको एग्जाम्पल देकर आपने उसको क्या कर दिया, जस्टिफाई किया, आपने उसको सपोर्ट किया। दूसरा वर्ड आपके पास आया, देखिए आपने फुल स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप के बाद ये चीज है कि आपने कैपिटल लिखना है। मोर ओवर, ये क्या है आपके पास, ट्रांजिशनल वर्ड। मतलब आपका वो पॉइंट खत्म नहीं हुआ, आप उसी पॉइंट की कंटिन्यूटी में, उसी की तसलसल में एक और बात कहना चाह रहे हो। मोर ओवर, ट्रांजिशनल वर्ड यूज किया, कॉमा यूज किया। अभी आप दूसरा चीज है, एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल्स विद क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इनेबलिंग देम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटीज। आपने उसकी डिटेल्स प्रोवाइड की। ठीक है, कि एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन इंडिविजुअल्स को क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करवाता है, उनको अच्छी डिसीशंस लेने में मदद देता है, और अपने कम्युनिटी में अपनी कंट्रीब्यूशन देने में मदद करता है। तो आपने उसको मजीद सपोर्ट किया। ठीक है,
तीसरा पॉइंट, बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। अभी ये भी क्या आया, ये भी आप उसके बता रहे हो कि भाई एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के बाद क्या होगा। अभी देखो ये कॉमा आया, इसका मतलब है आप एडिशन में बात चल रहे हैं कि अगर एजुकेशन में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ मोर इन्फॉर्म्ड, स्किल्ड एंड कंपेशनेट सोसाइटी। अगर हम एजुकेशन में सपोर्ट करेंगे, इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारे पास और ज्यादा नॉलेजेबल माशरा हमारे सामने आएगा, स्किलफुल माशरा हमारे सामने आएगा, और ज्यादा खुदा तरस या इंसान तरस माशरा हमारे सामने आएगा। ये आपने क्या कर दिया, ये आप उसकी डिटेलिंग कर रहे हो, आप उसमें मजीद चीजों का इजाफा कर रहे हैं। चौथा भी आप मजीद उसको फर्दर मोर, देखो मैंने आपको कहा ना कि ट्रांजिशनल वर्ड, फर्दर मोर मतलब आप उसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो। एजुकेशन हेल्प्स ब्रिज सोशल एंड इकोनॉमिक गैप्स, प्रोमोटिंग इक्वलिटी एंड सोशल मोबिलिटी। एजुकेशन जो होता है, जो भी इंसान के दरमियान में जो तकसीम आती है, चाहे वो सोशली तकसीम हो या इकोनॉमिक डिवीजन हो, उन सबको ख़त्म करने में मदद करता है। प्रोमोटिंग इक्वलिटी, लोगों में जो है ना मसावात लेकर आता है, और सोशल मोबिलिटी यानी उनमें तरक्कियां भी लेकर आता है। तो आप देख सकते हो, जो पीछे हमने स्किल्स की बात की वो इस पैराग्राफ में कुछ ना कुछ आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ में जब आप इसको आप देखेंगे कि ठीक है, कैसे आपके पास टॉपिक सेंटेंस आपके पास क्या आया, एजुकेशन इज द की टू अनलॉकिंग ह्यूमन पोटेंशियल, फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड ड्राइविंग इनोवेशंस। सपोर्टिंग सेंटेंस में आपने फॉर इंस्टेंस कंट्रीज सच एज फिनलैंड एंड सिंगापुर हैव ग्रेटली have seen significant economic growth and improvements in standard of life। इसी में आप ट्रांजिशनल फ्रेजेस देखे, लाइक जैसे मोर ओवर इस्तेमाल किया, फर्दर मोर इस्तेमाल किया, बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इस्तेमाल किया। ये क्या कर रहे हैं, एक आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं जिस ताकि उसकी स्मूथ फ्लो को बरकरार रख सके। वेरिड सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें आपको सिंपल सेंटेंस भी नजर आए होंगे, इसमें आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी नजर आए होंगे। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, तो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में फोस्टरिंग क्रिएटिविटी, ड्राइविंग इनोवेशंस, आप बता रहे हो कि भाई सब इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, लेकिन इस तरीके से। और कंसाइज, द पैराग्राफ फोकसेस ऑन वन मेन आइडिया। तो हमारे पास लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे यहीं पर पूछ सकते हैं, और अगर यहाँ पर आंसर नहीं होता तो आप मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज या वो पूछ सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल आपने एटलीस्ट 1 to 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं, मैं टॉपिक्स आपके ग्रुप में आपको भेज दूंगा। ठीक है।